आपकी जनरली बीट्स जनरेट करता है, ओके, हार्ट के जो है सिग्नल जनरेट करता है जिससे कि आपका जिसम चल सके बेसिकली। तो सिमिलरली वो हियर इट इज द हार्ट ऑफ एनी प्रोसेसर। सो क्लॉक जो है वो आपका सिग्नल जनरेट करेगा, ट्रिगर जनरेट करेगा, जिससे कि आपके आगे के इवेंट्स को करने के लिए आपको 8051 को समझ में आएगा कि यस इट इज नाउ टाइम, सो इट कैन परफॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑपरेशन। ओके, सो डज clock have an impact on a processor? Yes, it has. Okay, so for example अगर clock slow होगा तो processor slow होगा। okay, clock अगर उसको आराम आराम से बताएगा, ट्रिगर करेगा, तो वो आराम आराम से काम करेगा। क्लॉक जितना फास्ट उस प्रोसेसर को ट्रिगर करेगा उतना फास्ट आपका प्रोसेसर काम करेगा। सो हायर द फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव, मोर इज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, राइट। सो अगर आप एक प्रोसेसर खरीदते हो आज के मार्केट में, द फर्स्ट थिंग दैट यू जनरली सी इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर यहाँ पे ऊपर नंबर दिख रहा है, एक प्रोसेसर की कीमत मतलब एक प्रोसेसर 3.6 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है और एक प्रोसेसर 3.9 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, आप कौन सा प्रोसेसर लेने की कोशिश करोगे? Which processor will you buy? 3.6 or 3.9? 3.9. Why? Just because the number is greater? What is the reason? The reason is it is generating Clock speed high. it is generating, the clock is generating a frequency of 3.9 gigahertz. So that means एक इवेंट एक जो ट्रिगर है आपका, वो एक ट्रिगर आपका 3.1/3.9 गीगाहर्ट्ज के बाद उतनी स्पीड में आपका अगला ट्रिगर आता है। ओके, सो हायर दैट नंबर इज, मोर इज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर बेसिकली। सो 3.9 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि आपके प्रोसेसर जो है उतना फास्ट पेस पे वर्क कर रहा है, बिकॉज वो ट्रिगर जल्दी हो रहा है। ट्रिगर जल्दी हो रहा है तो उतना जल्दी वो आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको उतना फास्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो बाकी खाली टाइम बैठा नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर अ क्लॉक। सो क्लॉक का रिक्वायरमेंट समझ में आया आप सबको? why we require clock? In simple line, clock is generally used for triggering the processor. Okay, एक लाइन के अंदर अगर सिंपल में बोला जाए, clock is used for triggering the processor. So over here the processor or the microcontroller that we are talking about is 8051. So 8051 को crystal 1 या XTL1 and XTL2 पिन, ये दोनों पिन जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्टेड होता है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 मेगाहर्ट्ज है। तो ये 12 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से 8051 को ट्रिगर कर रहे हैं। इज द पॉइंट क्लियर? Is it clear? Clear. Yes. Okay. Next pin is called as reset. So what is the functionality of reset pin? Can you tell me what is the functionality of reset pin? Will do what? Reset the processor. Will reset the processor. Processor का जितना भी जो उसका SFR है, जो उसके GPR है, उन सारे डेटा को वो उड़ा देगा, सबको 0000 कर देगा। And there is a special memory which is called as a RAM or ROM. Okay, जिसको वो उड़ा देगा। किसको उड़ाएगा? RAM को उड़ाएगा या ROM को उड़ाएगा? RAM, because RAM is a volatile, right? So reset पे क्लिक करते ही आपका जो RAM का कंटेंट होगा that would get volatile, okay? So that it will get destroyed. But whatever which will be there in ROM, that would remain as it is, okay? So program will not get destroyed, but your data which is generally stored in RAM, that will be completely destroyed, okay? So ये हो गया। उसके अलावा जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं, वो रजिस्टर्स का जो डेटा है वो उड़ जाएगा। There is a register over here which is called as PC. Okay, so PC का full form, does anybody know what is the full form of PC? program. PC का full form is program counter. Okay, so the alternate name of program counter in 8086 it was called as 8086 में इसको क्या बोलते थे? What was the alternate name of PC? It was called as IP, instruction pointer. Okay, over here उसी का नाम होगा PC. Okay, so the same register, the same working of the register will be called as PC. So PC का काम क्या होगा? Can you tell me what is the work of a PC? It will always do what? Next instruction. It will always store the address of next Address instruction. of next instruction. So address of next instruction जो रहेगा वो स्टोर होगा पीसी के अंदर। ओके, सो ये जो पीसी का इंस्ट्रक्शन है, उस पीसी का जो रजिस्टर है, उस पीसी के रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट होगा, लेट्स से 1234H फिलहाल उसका एड्रेस है। ओके, बिकॉज द एड्रेस इज जनरली 16 बिट एड्रेस। तो 16 बिट एड्रेस का मतलब 1234H बेसिकली उसका अंदर स्टोर है, मान लो।
अभी मैंने रीसेट कर दिया, रीसेट करते ही इसका कंटेंट जो होगा वो बन जाएगा 000h. Okay, so that would become 000h. So that is the functionality of reset. So reset will do what? It would reset all the registers to 0. It would destroy the, or it would drop all the content of the RAM memory. Okay, but will keep only the content of the ROM memory. So is the concept of reset clear to you? Is reset clear to you? Yes, sir. Okay, and Oryx simple language mein, it will also start or execute a program which will be called as a BIOS program. Okay, so what is a BIOS program? Basic input output program, right? So ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है जो आपके विंडोज पे चलता है, या आप बेसिकली आप अपने कंप्यूटर में बायोस चलाते हो, सो बायोस में क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाद में आराम से लोड हो और जितना भी आपका डेटा है वो फ्लश आउट कर दिया जाए रैम से. तो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बायोस. तो रीसेट करने पे ये सब रीसेट हो जाता है और फाइनली फिर प्रोग्राम एक नए तरीके से या प्रोसेसर एक नए तरीके से स्टार्ट होता है. ओके, सो दैट इज जनरली डन एट द रीसेट पिन. So that is the third pin that we have covered. The fourth pin is called as ALE. So ALE ka full form, does anybody remember the full form of ALE? I hope you remember it. Address latch and Address latch enable. Okay, so ALE ka full form is address latch enable. जो भूल गए please write it down. So address latch enable क्या करता है? What does address latch enable do in 8086? 8086 में क्या करता है? What does address latch enable do? Does anybody remember it? किसी को याद है? नहीं याद है नहीं बोलो, आप मुझे इतना देर वेट मत करो. अगर एड्रेस आ रहा है तो अलाउ करेंगे. ओके, सो बेसिकली जो मेरा एड्रेस और डेटा है, ओके, एड्रेस और डेटा अगर मल्टीप्लेक्स होगा, ओके, देयर इज अ फीचर कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग. मतलब एक ही पिन पे मेरा एड्रेस भी आ रहा है, एक ही पिन पे डेटा आ रहा है. सो इसको आइडेंटिफाई कराने के लिए कि मेरा अभी एक्चुअली एड्रेस आ रहा है या डेटा आ रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एड्रेस लैच एनेबल का यूज करना पड़ेगा. सो इफ एड्रेस लैच एनेबल विल बी मेड एज 1, इसका मतलब क्या आएगा? एड्रेस आएगा या डेटा आएगा? एड्रेस. एड्रेस आएगा. अगर एड्रेस लैच एनेबल पे 0 आएगा, ओके, सो मतलब प्रोसेसर अगर 0 देता है तो इसका मतलब अब जो आपका जो पिन है which is address and data pin, उस एड्रेस और डेटा पिन पे क्या आएगा अगर 0 होगा तो? Data. डेटा. सो दैट इज द वर्क ऑफ एड्रेस लैच एनेबल. सो अगर 8086 में जो हमारा पिन था उसमें से AD0 यानी A0 D0 से लेके AD15 तक इतने सारे जो पिन थे हमारे, वो सारे के सारे क्या थे? मल्टीप्लेक्स पिन थे. ओके, इन दैट केस ओवर हियर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये वाला जो पिन है आपका दिख रहा है आपको? सो यहाँ पे हमारे पास जो एड्रेस है, आई विल जस्ट एड्रेस मेरे कितने बिट का होता है 8051 में? कैन यू टेल मी एड्रेस कितने पिन का कितने बिट का होगा? 16. 16. So it will start from A0 and it will go till where? A15. Okay, so I've got the address of 16 bit. ये 16 bit को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, the upper address and the lower address. So the lower address will start from A0 and it will go till where? A0 से कहाँ तक जाएगा lower address? A7 half. और जो सेकेंड हाफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? A8 से और कहाँ तक जाएगा? A15. Okay, so I'll be having two parts of the address. One will be called as the higher address. This will be called as a higher address. This will be called as a lower address. So अगर मेरे पास मान लो 1 2 3 4 एड्रेस है, so 1 2 जो रहेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा और 3 4 जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा. Okay, is it clear? Is it clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. Now डेटा जो है हमारा, डेटा जो है वो 8 बिट का है. डेटा इज नॉट ऑफ 16 बिट, डेटा इज ऑफ 8 बिट. तो मैं डेटा को क्या करूंगा? D0 से लेके D7 को मैं मल्टीप्लेक्स कर दूंगा एक ही पिन पे. तो उस टाइम पे क्या होगा? वो एड्रेस भी लेगा और डेटा भी लेके आएगा. वही पिन एड्रेस भी लेके आएगा, वही पिन डेटा भी लेके आएगा. ऐसा मैं क्यों करता हूँ? व्हाई आई डू दैट? बिकॉज डेटा जो है वो तो बाद में आएगा, पहले आपको एड्रेस देना पड़ेगा. यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद रीडिंग द डेटा या राइटिंग द डेटा. फर्स्ट यू शुड नो द एड्रेस ऑफ द डेटा.
without knowing the address of the data you cannot do anything. Okay, so इसके लिए एड्रेस पहले कोई हमेशा आपका फेच पहले होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है. तो फेचिंग में आपको पहले एड्रेस देना ही पड़ेगा. ओके, सो डेटा और एड्रेस के लिए अगर आप डेडिकेटेड पिन देते तो भी उसमें पहले एड्रेस जो पिन है वही यूज होता और तब तक डेटा पिन जो है वो खाली बैठा रहता. सो इंस्टेड of doing that, what we can do is instead of using two different set of pins, we can multiplex the pin together. Okay, so हम क्या करेंगे, ये जो 8 पिन है आपका, ओके अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो पोर्ट 0 का 8 पिन जो है उसमें एड्रेस भी लेंगे और उसी पिन पे डेटा भी लेंगे. ओके, which address are we talking about, the lower address or the higher address? Lower address or higher address? Lower address. So lower address will be multiplexed with the data. Okay, ये दोनों को हम मल्टीप्लेक्स कर देंगे एक ही साथ. ओके, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि बेसिकली व्हाट इज कमिंग, आइदर इट इज एड्रेस दैट इज कमिंग राइट नाउ और इट इज डेटा दैट इज कमिंग राइट नाउ, दैट वुड बी आइडेंटिफाइड बाय अ स्पेशल पिन कॉल्ड एज ALE. इज द फंक्शन क्लियर? What is ALE? ALE is nothing but it is address latch enable. Address latch enable is nothing but it is a pin which identifies whether address is being stored into the latch or data is being stored into the latch. Okay, and that is generally done by a special pin called as ALE. Is it clear? समझ में आया? Yes. Is it clear? ओके, सो अगर बाई चांस मान लो अगर आपने मल्टीप्लेक्स यूज नहीं किया होता, अगर मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज नहीं की होती तो कितने पिन लगते हैं एड्रेस और डेटा को स्टोर करने के लिए या एड्रेस और डेटा को डालने के लिए या लेने के लिए? कितने पिन लगते हैं आपको? 8 पिन इसके लिए लग जाता, 8 पिन इसके लिए लग जाता, 16 हो गए, और 8 पिन इसके लिए लग जाता. ओके, सो टोटल पिन्स व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड इज 8 times 3, सो व्हिच वुड बी 24 पिन्स. बट नाउ अगर आपने मल्टीप्लेक्स कर दिया तो अभी कितना पिन लग रहा है? इसके लिए डेडिकेटेड 8 पिन तो लग रहा है, हायर एड्रेस के लिए डेडिकेटेड 8 पिन लग रहा है, और इसके लिए इन दोनों के लिए हमें 8 लग रहा है. तो टोटल पिन जो हमें मल्टीप्लेक्स करने का 16 मिल रहा है. सो वी आर गेटिंग अ एडवांटेज ऑफ 8 पिन्स बिकॉज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. सो एक पिन हमने सैक्रिफाइस कर दिया ALE से, उस ALE से हमें 7 पिन्स का फायदा हो रहा है. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so that is the working of ALE. The next pin that is written down over here is called as PSEN bar. Okay, PSEN bar का full form, just write down the full form. I will explain the thing later. Okay, so PSEN का full form is Program Status Enable. Okay, the full form of PSEN is Program Status Enable. Okay, I'll explain it later. I will just discard it. मैं सारा ये सब चीज उड़ा देता हूँ. ओके, और फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ. ओके, उड़ा क्यों नहीं है? बेटर मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ. फाइन, छोड़ो. ओके, सो आई हैव गॉट ALE, आई हैव गॉट PSEN बार. हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पिन है उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल एक्सेस. ओके, सो राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ EAS, एक्सटर्नल एक्सेस. ओके, एक्सटर्नल एक्सेस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जनरली इसके लिए एक स्पेशल टॉपिक डिफाइन किया गया है जिसका नाम है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे ख्याल से इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर ऑफ 8051. आर्किटेक्चर के बाद देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज PSW या फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8051. ओके, व्हिच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 8086 की तरह ही अभी तक चल रहा है आपका. Then there would be a topic called as memory organization of 8051. So memory organization के अंदर ये एक special topic होगा which is called as EA bar. Okay. So actual उसका बड़ा वाला वर्किंग कि ये कैसे वर्क करता है that would be explained during that thing. अभी फिलहाल समझने के लिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि EA bar actually होता क्या है. So basically मेरे पास RAM भी है, ROM भी है which are there internally. Clear है ना ये तो आपको? Internal RAM का size क्या है? What is the size of the internal RAM? 128 byte. External internal ROM की size क्या है? What is the size of the internal ROM? 4 KB. 4 KB. So I've got external RAM also. I've got external ROM as well. So external RAM का size कोई बता सकता है? What is the size of the external RAM and ROM? 64 KB. 4 KB. 64.
ओके लेकिन कई बार ये 64 KB पूरा का पूरा नहीं यूज होता है। ओके सो मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। रैम जो है मेरा, ओके द रैम दैट आई हैव, ओके ये रैम मैं इंटरनल रैम भी यूज कर सकता हूँ, साथ में मैं एक्सटर्नल रैम भी यूज कर सकता हूँ। ओके आई हैव नो इश्यूज, आई कैन ऐड एक्सटर्नल रैम और मैं उसको बड़े आसानी से यूज कर सकता हूँ, बिकॉज there are different set of instruction that I have. Okay, RAM जो internal RAM है उसके लिए there is a command called as move. Okay, मूव करके कमांड है, अगर मेरे को डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। और एक्सटर्नल रैम पे अगर मैं वर्क करूंगा द कमांड वुड बी मूव एक्स। ओके सो एक एक्स आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ऐड होगा तो वहाँ पे ऐड एक्स हो जाएगा। ओके तो आपको एक एक्सटर्नल के लिए आपको एक्स वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो आई हैव गॉट डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आल्सो फॉर द डिफरेंट मेमोरीज दैट आई विल बी यूजिंग। ओके सो रैम के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रोम है मेरा, उस रोम को लगाने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। ओके सो तीन तरीके क्या है? द फर्स्ट वे ऑफ अटैचिंग अ ROM is ROM, which is program memory. The first is I'll be using only the internal memory. Okay, so internal ROM ही मैं use करूँगा. Okay, the first scenario of using ROM is I'll be using only internal ROM. Internal ROM का size कितना है? 4 KB. Second scenario ये है कि मैं internal ROM भी use करूँगा, internal ROM भी use करूँगा और साथ में मैं क्या use करूँगा? एक्सटर्नल ROM भी यूज करूंगा। I'll be using both. I'll be using internal ROM. उसके बाद ही एक्सटर्नल ROM आएगा। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल ROM पहले आएगा फिर इंटरनल ROM आएगा, नहीं, पहले मुझे इंटरनल ROM भरना पड़ेगा। इंटरनल ROM के भरने के बाद मुझे एक्सटर्नल ROM को भरने की ऑप्शन मिलेगी। ओके सो आई कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल ROM. I have to first start from the internal ROM. Is it clear? Second scenario is it clear? Yes. Yes, sir. एंड थर्ड सिनेरियो इज कि जो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंटरनल ROM को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर सकता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ROM को यूज करूंगा। ओके सो ये जो है ये प्रोग्राम मेमोरी की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ROM. ओके सो ROM जो है आपका तीन तरीके से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फर्स्ट इज आई विल बी यूजिंग ओनली द इंटरनल ROM. ओके जो बाय डिफॉल्ट फीचर मुझे मिलता है। सो आई गॉट अ 4 KB ऑफ ROM, उसी के अंदर मैं प्रोग्राम को स्टोर कर सकता हूँ। सेकेंड फीचर बोलता है कि मैं सिर्फ इंटरनल ROM भी यूज कर सकता हूँ और उसके साथ अगर वो भर जाए जगह तो मैं उसके साथ एक्सटर्नल ROM को भी जोड़ लूंगा। ओके सो अगर मेरा प्रोग्राम जो है वो 4 KB से ज्यादा स्पेस ले रहा है तो आगे में जो जगह है वो मैं एक्सटर्नल ROM को भर के यूज कर सकता हूँ। सो बेसिकली अगर मेरे पास, आई विल जस्ट पुट अ क्वेश्चन ओवर हियर। ओके द क्वेश्चन इज कि मेरा एड्रेस बस का साइज कितना है? एड्रेस बस का साइज इज 16 bit. 16 बिट 16 बिट। ये 16 बिट होने की वजह से जितने भी यूनिक लोकेशन है आपके, ओके हाउ मेनी यूनिक लोकेशन आई कैन हैव in a memory? How many unique location, not the size of the memory, I'm talking about unique location. 64,000 So it would have 64,000 unique location. बराबर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना आपको? So जो 4 किलो लोकेशन है, 4,000 लोकेशन है, okay, the first 4,000 location that we have, that would be filled by internal RAM, internal ROM, sorry. The first 4 KB would be filled by internal ROM. तो बचा कितना? 64 KB में से 4 जो है पहला वो इंटरनल ROM में भर जाएगा, बाकी कितना बच गया? 60 KB. 60 KB. So ये जो 60 KB है, that 60 KB that we are talking about, which is this part of the memory, that can be used as a external ROM. So यहाँ पे जो external ROM की size होगी इस केस में it would not be 64 KB, it would be 60 KB. So total memory जो support करेगा, total including the internal plus external would be exactly 64 KB. उससे ज्यादा मेमोरी को नहीं रख सकते। तो अगर आप 64 + 4 कर दोगे 68 बन जाएगा। 68 को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास एड्रेस बस है ही नहीं। मेरे पास एड्रेस बस है, वो यूनिक लोकेशन 64,000 यूनिक लोकेशन को ही आइडेंटिफाई कर सकता है। तो उसमें से बाय डिफॉल्ट 4 को तो मैं कर लूंगा, व्हिच इज इंटरनल रैम। बचा जो है एक्सटर्नल रैम जो मुझे कनेक्ट करना है अपार्ट फ्रॉम इंटरनल रैम इज 60 KB ऑफ एक्सटर्नल ROM. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. ओके सो अगर मैं पहला सिनेरियो की बात करूं तो उसके अंदर जो मुझे स्पेस मिलता है ROM का, in the first scenario the space that I get is 4 KB. In the second scenario the space that I get 64 KB. इस 64 KB में से 4 KB इंटरनल ROM है और एक्सटर्नल ROM कितना होगा?
60. 60 kb. एंड थर्ड सिनेरियो में क्या मैं क्या करूंगा, आई विल कंप्लीटली डिस्कार्ड द इंटरनल रॉम, मैं इंटरनल रॉम को पूरी तरह से नकार दूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रॉम को कनेक्ट करूंगा. सो इसका स्पेस कितना होगा, व्हाट वुड बी द स्पेस ऑफ एक्सटर्नल रॉम? 60 kb. 60 kb. इट इज अगेन 64 kb, क्योंकि मैं इंटरनल रॉम को मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास 16 बिट का एड्रेस बस होने की वजह से आई कैन कंप्लीटली यूज माय एक्सटर्नल रॉम. सो एक्सटर्नल रॉम जो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम है 64 kb. सो पहले केस में 4 kb साइज मिल रहा है, दूसरे केस में 64 kb मिल रहा है, तीसरे केस में भी मुझे 64 kb मिल रहा है. ओके, सो ये तीन सिनेरियो को तीन बेसिस पे आप बेसिकली रॉम को कनेक्ट कर सकते हो. और ये डिसाइड करने के लिए आपके पास एक पिन होता है EA बार. ओके, सो EA बार डिफाइंस, प्लीज लिसन केयरफुली नाउ, ये तीन सिनेरियो आपको समझ में आ गया. अब ये EA क्या करता है वो आपको समझना है. सो EA विल डिसाइड, एज द नेम सजेस्ट, इट इज एक्सटर्नल एक्सेस. EA विल डिसाइड कि आप इंटरनल रॉम को डिस्कार्ड कर रहे हो या उसको यूज कर रहे हो. ओके सर, दैट इज डिसाइडेड बाय EA बार. सो अगर मैं EA बार का कंटेंट, इफ द कंटेंट ऑफ EA बार, इफ आई मेक इट एज 0, इसका मतलब क्या करेगा, इट इज एक्टिव लो. एक्टिव लो का मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, राइट? इट विल एक्टिवेट व्हाट, एक्सटर्नल एक्सेस, यानी एक्सटर्नल को एक्सेस करेगा. ओके, इसका मतलब इंटरनल को कंप्लीटली क्या करेगा, इंटरनल रॉम को कंप्लीटली क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा. सो उस केस में कौन सा केस होगा, फर्स्ट केस होगा, सेकंड केस होगा या थर्ड केस होगा? एक्सटर्नल इंटरनल रैम किस, इंटरनल रॉम किस में कंप्लीटली डिस्कार्डेड है? थर्ड केस. सो अगर EA बार का कंटेंट, if EA bar का content is made as 0, so this scenario, third scenario will get activated. बराबर? Is it clear? If EA bar का content is made as 1, अगर इसका content मैंने 1 बना दिया, इसका मतलब क्या है कि external access जो है वो मेरा disabled है. मतलब मैं बाहर का जो ROM है, यानी मैं बेसिकली इंटरनल रॉम को मैं यूज कर पाऊंगा. ओके, एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब EA बार का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर का यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. EA बार मुझे बताता है कि मैं इंटरनल रॉम यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. सो इफ EA बार इज 0, it is telling me that I am discarding the internal ROM completely. If EA bar is 1, it means I'll be using the internal ROM. So if I'm be using internal ROM, so it can be either scenario 1 or it is scenario 2. समझ में आ गया? Is it clear? So if EA bar is made as 1, in that case I'll be using the internal ROM. So वो scenario 1 में आता है, scenario 2 में आता है, it depends. So अगर आपको RAM लगाना है, ROM, external ROM लगाना है, वो हमेशा internal ROM भरने के बाद ही आपको लगाना पड़ेगा. You cannot put first in external ROM. So is the working of EA bar clear to you? Yes. I'll repeat it again. What is EA bar? EA bar is nothing but it is called as external access. What it defines? It defines whether I'm discarding the internal ROM or I'm keeping the internal ROM. Okay. So since the memory generally, or the configuration of ROM is basically 3 different configurations that I can have. The first configuration is I'll be using only the internal ROM. The second configuration is I'll be using the internal ROM. Plus, if that memory gets full, I can also use external ROM as well. Okay, that is the second scenario. And the third scenario is I'll not be using internal ROM at all, and I'll be just using the external ROM. So ये तीनों scenario को configure करने के लिए या decide करने के लिए कि किस scenario में ये work करेगा, it is decided by EA bar. So how it decides? If the content of EA bar is made as 0, in that case it will access the program from it will not access the program for the internal ROM. वो internal ROM को completely discard कर देगा. internal ROM discard होने की वजह से वो किसके पास access करेगा program को? वो access करेगा from the external ROM. So external ROM में जो भी program install होगा उसको वो access करना चालू कर देगा. Okay, and if I make the EA bar का content as 1, in that case it would keep the internal ROM. So internal ROM के अंदर जो भी program होगा उसको access करेगा. Simultaneously अगर external ROM भी अगर present होगा तो उसको भी access करेगा. Is it clear? Is the concept clear? Yes, sir. किसी को डाउट है इसके अंदर? I know it is a huge topic. Basically, there is a separate topic for this. जो अगर थोड़ा बहुत अभी फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकता है. किसी को कुछ पूछना है? Because it feels like कि आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है. Are you guys able to understand?
जो अभी तक पढ़ा है? Yes, Do you, sir. do you want Yes, do you want me to slow it down? Yes, sir. कि जैसे चल रहा चलो आगे बढ़े. Yes. Okay, fine. So the next pin that we have is called as VCC and VSS. Okay, so as the name suggests, it would be used for what? These two pins will be used for what? power supply. पावर सप्लाई. ओके, सो इसका ज़्यादा कुछ इसका वर्किंग नहीं है. ये दोनों पिन जो है आपका पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है. ओके, सो ये दोनों मैं पावर सप्लाई में यूज़ कर दूंगा. सो 8 पिन का वर्किंग मेरा हो चुका है. ओके, क्या 8 पिन का वर्किंग है? सबसे पहले क्रिस्टल 1, क्रिस्टल 2 जनरली यूज फॉर क्लॉक जनरेटिंग, कनेक्टेड टू अ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल विद जनरेटर 12 मेगाहर्ट्ज. सो बेसिकली क्रिस्टल 1 और क्रिस्टल 2 से मैं क्लॉक जनरेट करता हूं. ओके, सेकंड जो है मेरे पास रीसेट पिन है. रीसेट पिन बेसिकली मेरा पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट स्टेट में लेके चले जाएगा. ओके, सो व्हाटएवर द डेटा which are volatile will get destroyed, or whatever the data, program which is non volatile will be stayed as it is. Okay, or and it will start the BIOS program. Next is I've got a pin which is called as address latch enable. Address latch enable will do what? It would identify whether the multiplex pin that I have, which is address or data, what it actually carries. So if address latch enable will be made as 1, iska matlab it will be carrying, the multiplex pin will be carrying what? Address. If address latch enable will be made 0, in that case it will be carrying what? It would be carrying what? Data. Okay, so that is address latch enable. Then we have got a special pin which is called as a PACN bar, which stands for program status enable. I have told you, I explain the working in the last. Okay, because इसका लेना देना लास्ट में. ओके, वी हैव गॉट अ कंट्रोल सिग्नल. कंट्रोल सिग्नल को जब एक्सप्लेन करना है उस टाइम पे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव got a pin which is called as EA bar. EA bar का full form is external access. Okay, external access का मतलब क्या है कि I can configure my memory, I can configure my ROM into 3 different configuration. RAM, I can have both the RAMs. I can have internal RAM, I have got external RAM. I have no issues with it. I've made different set of instructions also for that. मेरे पास move है, movex भी है, तो मैं उससे identify कर लूंगा. But for ROM जो है मेरा, उसके लिए मेरे को पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि मेरा ROM किस हिसाब से वर्क कर रहा है. ओके, whether I'll be having internal ROM only, whether I will be having the combination of internal ROM plus external ROM, या third I'll be using only the external ROM. So ये 3 कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है. ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करने के लिए whether you are working in which configuration, that is decided by a pin which is called as EA bar. So EA bar क्या करेगा? It would check, it would tell you whether you are discarding the internal ROM or you're keeping the internal ROM. Okay, so if the content of EA bar is made as 0, so it would discard the internal ROM completely. So internal ROM अगर completely discard कर दिया, it would go into the scenario number 3. Scenario number 3 में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका external ROM यूज होगा प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए या प्रोग्राम को रन करने के लिए. ओके, अगर EA बार का कंटेंट इज मेड एज 1, इसका मतलब यू आर कीपिंग द इंटरनल ROM. सो इंटरनल ROM जो आपका ऑन चिप यानी 8051 के पास जो ROM है, वो ROM को आप रखोगे, उसको यूज करोगे. साथ में अगर वो ROM भर जाता है तो भी आप एक्सटर्नल ROM को यूज कर सकते हो. Okay, so that is the scenario number 1 and 2. Okay, so scenario number 1 and 2 को select करने के लिए you have to make the content of EA bar as 1. Scenario number 3 को select करने के लिए you have to make the content of EA bar as 0. Then finally we have got 2 power pin. One is called as a VCC, other is called as a ground, also called as VSS. Okay, so we generally give a power supply plus 5 volt. Okay, और 0 दे सकते हो, minus 5 volt दे सकते हो for giving the power supply. So these are the 8 points that has been covered till now. Is the point clear? Yes. Yes, sir. Okay. Next we have got 4 different ports. Okay, so हमारे पास 4 ports हैं. Okay, and ये चारों ports क्या है? Bidirectional ports है. And each ports में हमारे पास कितने pins होंगे? हमारे पास कितने pins हैं in each ports? 8 pins. 8 pins. Okay, and each pins are bit addressable. So bit addressable यानी पहले pin का जो होगा port 0 के अंदर जो पहला pin होगा, उस पहले pin को क्या नाम दिया जाएगा? Port 0 में पहला pin will be called as P0.0. सेकेंड पिन क्या होगा? P0.1. थर्ड पिन क्या होगा? P0.2. लास्ट पिन कौन सा होगा पोर्ट 0 में? P0.7. P0.7. वैसे पोर्ट 1 में भी होगा, वैसे पोर्ट 2 में भी होगा, वैसे पोर्ट 3 में भी होगा. ओके, सो आई हैव गॉट
32 pins there dedicated for the respective ports. Okay, ये ports क्या है? These are nothing but these are called as input output ports. Okay, so I can make them as input port or I can make them as output port. It depends to my application to application. Okay, so अगर मेरे को LED लगाना है तो मैं पोर्ट 0 पे LED डाल दूंगा तो वो आउटपुट पोर्ट हो जाएगा. अगर मेरे को साउंड बॉक्स लगाना है तो मैं पोर्ट 1 पे साउंड बॉक्स डाल दूंगा. ओके, सो पोर्ट 1 जो है वो मेरा साउंड प्रोड्यूस करेगा. पोर्ट 2 पे अगर मेरे को मान लो कोई इनपुट लेना है, ओके, सो मैं एक कीबोर्ड कनेक्ट कर दूंगा. ओके, सो वो 8 बिट कीबोर्ड से मैं जो भी बटन प्रेस करूंगा वो वैसा लाइट प्रोड्यूस करेगा पोर्ट 0 पे और वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगा पोर्ट 1 पे. ओके, सो बेसिकली आई कैन हैव मल्टीपल पोर्ट्स, आई कैन यूज द मल्टीपल पोर्ट फॉर द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ माय चॉइसेस. ओके, सो हर एक पोर्ट के अंदर सिर्फ इतना याद रखो, पोर्ट का फंक्शनैलिटी इज एज सिंपल एज दैट. इट जनरली आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इज इट क्लियर? Yes, Is sir. it clear? Okay. Can anybody tell me what is the exact time right now? 10:36. 36. तो हमारे पास 10 मिनट बचा है. ओके, सो ये जो पोर्ट है हमारे पास, जितने भी पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स के अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास एड्रेस और डेटा भी है यहाँ पे. उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. ओके, सो हमारे 40 पिन्स कवर हो चुके हैं, लेकिन ये 40 पिन्स के अलावा भी हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस है, कुछ अल्टरनेट फंक्शंस है. वो अल्टरनेट फंक्शंस क्या है वो हम देखते हैं. सो हर एक पोर्ट का कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम P1, यानी पोर्ट 1 के अलावा सारे के सारे जो पोर्ट है, यानी पोर्ट 0 ले लो, पोर्ट 2 ले लो, पोर्ट 3 ले लो, ये तीनों के अल्टरनेट फंक्शन होंगे. यानी वो सिर्फ पोर्ट की तरह यूज नहीं करोगे, उसके अलावा कुछ अगर बाई चांस अगर आपको एड्रेस भेजना है तो वो आप भेजोगे, अगर डेटा भेजना है तो आप भेज सकते हो, अगर इंटरप्ट भेजना है वो आप भेज सकते हो. ओके, सो ये सब जो है उसका कुछ अल्टरनेट फंक्शन है. सिर्फ पोर्ट 1 एक ऐसा इकलौता पोर्ट है जिसका कोई अल्टरनेट फंक्शन नहीं है. देयर इज नो अल्टरनेट फंक्शन टू इट. यू जनरली यूज इट फॉर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स. इज इट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर टिल नाउ? इज द पॉइंट क्लियर? Yes. Okay, now we'll start with the alternate function. Okay, so write down the next topic आपके बुक के अंदर alternate function. Okay, so alternate function में we start with the first alternate function. First alternate function is called as address and data multiplex pins. Okay, so address and data multiplex pin कौन सा होगा? It is AD0 to AD7. Okay, AD0 to AD7. So port 0 का जो alternate function है, that is it carries address as well as data multiplex together. Okay, which address? Higher address or lower address? Higher address or lower address? lower. Lower address. So it carries the address which is from A0 to A7, and it also carries the data which is from D0 to D7. Okay, so that is carried onto port 0. It cannot be put onto, यानी address और data आप port 2 पे नहीं ले सकते, port 3 पे नहीं ले सकते, port 1 पे नहीं ले सकते. address और data हमेशा आपको port 0 पे ही मिलेगा. Okay, port 0 पे ही आप दे पाओगे. Is it clear? या read कर पाओगे port 0 से. Is it working clear? Do I need to explain AD0 to AD7? मल्टीप्लेक्स पिन है, एक साथ आप 8 बिट का डेटा है या एड्रेस है वो आप आराम से ले सकते हो, डाल सकते हो. डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्पेशल पिन है, उस पिन का नाम क्या है? एड्रेस है कि डेटा है, वो डिफरेंशिएट कौन करेगा? दैट पिन इज कॉल्ड एज ALE, एड्रेस लैच इनेबल. ओके, सो अगर ALE 1 होगा तो इस पोर्ट पे क्या आएगा? एड्रेस आएगा या डेटा आएगा? एड्रेस. P0 पे क्या आएगा? Address. अगर मेरा ALE 0 है तो पोर्ट 0 पे क्या आएगा? डेटा या एड्रेस? Data. क्लियर है? समझ में आ गया? पोर्ट 1 पे हमेशा इनपुट आउटपुट पोर्ट ही कनेक्टेड होगा, उस पे आप कोई भी अल्टरनेट फंक्शन नहीं दे सकते. पोर्ट 2 का अल्टरनेट फंक्शन, द अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट 2 इज इट वुड स्टोर व्हाट? द हायर एड्रेस. ओके, इट वुड गिव यू द हायर एड्रेस. सो हायर एड्रेस जो होगा दैट वुड बी गिवन इन पोर्ट 2. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. पोर्ट 3 का अल्टरनेट फंक्शन बहुत ज्यादा है. ओके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेट फंक्शन. विल स्टार्ट with the alternate function. So port 3.0 और 3.1, यानी पहले दो जो पिन है पोर्ट 3 के अंदर, that is generally used for serial ports. Okay, so one is called as a receive and second one is called as a transmit. Okay, so receive of data and transmission of a data. So ये दोनों जो पिन है आपका, ये किस लिए यूज करते हो आप? सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए. यानी अगर आपको बेसिकली एक एक बिट अगर रिसीव करना है तो आप RFG से रिसीव करोगे, अगर एक एक बिट अगर आपको ट्रांसमिट करना है आप TXG से डेटा को ट्रांसमिट करोगे. Is it clear?
तो सीरियल पोर्ट का मतलब समझ में आ गया. सीरियल पोर्ट इज नथिंग बट इट इज जनरली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हो. ये स्पेशल पिन दिया जाता है ताकि आप ज्यादा दूर तक बड़े आसानी से आप कम कॉस्ट में आप डेटा को सेंड कर सको. इज इट क्लियर? Yes. Then we have got two other pin. One is called as a P3.2 and P3.3. P3.2 is called as INT0 bar and P3.3 is called as INT1 bar. Okay. So these two are called as interrupt pins. Okay. So ये interrupt pin normal interrupt नहीं है. These are called as external interrupt. Okay. So write down over there external interrupts. Okay. So what are the interrupts? किसी को याद है interrupt? Interrupt are nothing but these are the events. Okay. So अगर आपका normal program execute हो रहा है, if you're executing a normal program, उसी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मान लो एक इवेंट अकर हो जाता है या एक इंटरप्ट अकर हो जाता है. ओके. सो ये इंटरप्ट क्या करेगा? इट वुड डू व्हाट? इट वुड ट्रिगर ISR. ISR का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISR? इंटरप्ट सबरूटीन. इंटरप्ट सब रूटीन बोलो या इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलो. ओके. सो ये जैसे ही इंटरप्ट हुआ ये नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हॉल्ट कर देगा. इट वुड गो टू ISR. ओके. ISR के पास जाएगा. ISR को एग्जीक्यूट करेगा. ISR को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट को यानी एक्शन जो भी सर्विस जिसको चाहिए उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा. आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस इट वुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके. और फिर यहाँ से आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. So that is how the generally interrupt works. तो normal execution को ये halt कर देता है. halt करने के बाद ISR को initiate करता है, ISR को execute करता है, उसके बाद interrupt को service provide करता है. After providing the service to the interrupt, it would execute its normal execution. So that is how generally the processor works. Okay. So ये जो interrupt है 8051 दो different types का external interrupt support करता है. उसके अलावा मैंने बोला था total interrupt कितना support करता है? How many interrupt it supports? 5. ओके. सो उसमें से दो जो है वो यहाँ पे ही एक्सटर्नली आपको मिल जाएंगे. ओके. सो अगर मान लो दो डिवाइस है मेरा, दोनों डिवाइस एक ही टाइम पे इंटरप्ट दे रहा है. INT01 पे भी एक ही टाइम पे आया और INT1 पे भी एक ही टाइम पे इंटरप्ट मांग रहा है. पहले किसको आप दोगे इंटरप्ट? पहले ISR किसको प्रोवाइड करोगे? सर्विस किसको प्रोवाइड करोगे? INT0 को या INT1 को? डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी. So that depends ना. So that is what I am asking. INT0 को पहला प्रायोरिटी मिलेगा या INT1 को पहला प्रायोरिटी मिलेगा? Zero. Zero. I've explained in the previous topic as well. So 0 will always be given as the highest priority. Okay. So INT0 is given the highest priority और ISR जो होगा वो INT0 का पहला रन होगा और उसको सर्विस जनरेट करने के बाद उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा. उसके बाद INT1 को दिया जाएगा. ओके. लेकिन अगर INT1 पहले आ जाता है तो INT1 को पहले कर दिया जाएगा. INT0 अगर पहले आता है तो INT0 को पहले कर दिया जाएगा, सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा. लेकिन अगर दोनों साथ में आएगा, इन दैट केस INT0 will be given as the highest priority. So that is P3.2 and P3.3. P3.2 and P3.3 are generally used for the external interrupt. Then we have P3.4 and P3.5. Okay, P3.4 and P3.5 are called as timer input. So हमारे पास दो टाइमर है. One is called as a T0, other is called as a T1. Okay, so ये timer input मतलब टाइमर को input दिया जाता है यहाँ से. So टाइमर को input दिया जाता है मतलब basically we give input as in the form of clock. Okay, so we basically give a trigger over here. So ये ट्रिगर करने के लिए हमें T0 को और T1 को यानी ये जो क्लॉक है आपका क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2 that generally is given to T0 and T1. Okay. Is it clear? So टाइमर को अगर आपको एक्टिवेट करना है, T0 को करना है या T1 को करना है तो वो करने के लिए आपको P3.4 और P3.5 को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. Then we have P3.6 and P3.7. Okay, P3.6 and P3.7 पे we have got two control signals. ये दो control generally दो control signal होता है. वो कौन सा control signal होगा? Either we'll be doing what? Which operation? Read or write. Read or write. So I'll be using read operation or I'll be using a write operation. Okay. So read or write generally आप किस पे करोगे? Memory. Read and write memory पे करोगे. So ये जो memory है आपका whatever the memory that read and write अगर आप देख पा रहे हो ये जो है प्रोसेसर से बाहर जा रहा है. ओके, सिग्नल इज गोइंग आउटसाइड द प्रोसेसर. सो रीड और राइट मेमोरी पे आप करोगे तो ये मेमोरी कौन सी होगी? इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी? External. So whatever the control signal that we generally use generally are performed on the external signal. Okay. अगर ये जो एड्रेस बस है और डेटा बस की भी जो बात हो रही है आपकी, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये किसका एड्रेस की बात की जा रही है? इंटरनल की या एक्सटर्नल की?
वी आर टॉकिंग अबाउट विच मेमोरी, किसका एड्रेस की बात की जा रही है, एड्रेस ऑफ विच मेमोरी, इंटरनल और एक्सटर्नल. वी आर टॉकिंग अबाउट, रिमेंबर व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी. ओके, सो एक्सटर्नल मेमोरी की बात की जा रही है. अगर ये इंटरनल होता है, इंटरनल तो वैसे भी प्रोसेसर के पास है, उसको एड्रेस की जरूरत क्या है, वो तो प्रोसेसर के अंदर ही है. ओके, यहाँ पे प्रोसेसर के बाहर जो है उसकी बात की जा रही है. ओके, सो प्रोसेसर के बाहर एक्सटर्नल रैम और एक्सटर्नल रॉम है. सो इसके लिए अगर बाई चांस अगर आपका एक्सटर्नल रैम और एक्सटर्नल रॉम होता ही नहीं है, तो ये एड्रेस और डेटा बस काम का ही नहीं होगा आपका. ओके, so that is why it is given as an alternate function. अगर ये इतना ही जरूरी होता तो उसकी खुद की पिन होती. ओके, बट ये काम में तभी आएगा अगर आपका एक्सटर्नल रैम कनेक्टेड होगा या एक्सटर्नल रॉम कनेक्टेड होगा. उसके लिए आपका एड्रेस और डेटा बस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so let's assume is the time over or we have 2 or 3 minutes left? Over. Over. Okay, so we'll discuss the control signal in the next topic. Okay, so किसी को कोई डाउट है? Does anybody want to ask any doubt? किसी को अब तक कुछ डाउट जो समझ में नहीं आ रहा है, आज थोड़ा फास्ट गया या ऐसा कुछ? Did anybody face any problem? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? If anybody has any doubt, please ask me in the next class. Okay, if anybody has any doubt, do ask me in the next class. And thank you for reminding for the recording of the lecture. Okay, yeah. So you can leave right now. Thank you guys. Thank you so much. And sorry for taking your extra time. And next time, please be present on time. Okay, be present on time. Thank you, sir. Yeah, sure.